नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनोरमा उपन्यास का चतुर्थ अध्याय, लेखक मुंशी प्रेमचंद। इसके आगे के अध्याय प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जागे। कार्तिक लगते ही एक और राजभवन की मरम्मत होने लगी तो दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां। राजा साहब ताकीद करते कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब ने से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम ना लिया जाए, लेकिन यह उनकी शक्ति से बाहर था कि आठों पहर बैठे रहें। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राज कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा तो हमेशा सहनशीली होती है। जब तक प्याला भर ना जाए जबान नहीं खोलती। और फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और भी कोई नहीं बोलता था। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज खबरें मिलती रहती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में न डालना चाहते। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझा देते। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी के फाटक बन गए। तिलोकोत्सव का विशाल पंडाल भी तैयार हो गया। लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बिगाड़ से चल गया था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल जाता था, अब नगद रुपए की जरूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज हुक्काम की दावत तवाजा तो बेगार में नहीं हो सकती थी। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। खजाने में झंझी कौड़ी न थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता। यहाँ तक कि केवल 15 दिन और रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेड़ू खां के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई जरूरी काम है? ठाकुर, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख का कर्ज ले लिया जाए। राजा, हरगिज नहीं। दीवान, तो असामियों पर हल पीछे 10 रुपये चंदा लगा दिया जाए। राजा जी, मैं अपने तिलक उत्सव के लिए असामियों पर जुल्म ना करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान साहब, महाराज, रियासतों में तो प्रथा है, सब असामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति ना होगी। मुंशी जी, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट ना होगा और लोग खुशी से मदद देंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर यह काम कर सकते हैं, पर मेरे कानों में शिकायत ना आए। दीवान, हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हालत में होती ही है, इससे बचना असंभव है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजा हित के लिए कोई काम कीजिए तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपये बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आ जाएंगे। यही रसद वह तो बेगार में मिलती ही है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी, जब सरकार ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं तो अनुमति का क्या प्रश्न। चलिए चलिए, आप हुजूर को तकलीफ ना दीजिए। राजा, बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट ना होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि असामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों। हुक्म मिलने भर की देर थी। कर्मचारियों के हाथ तो खुजला ही रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मचा कि सारे इलाके में कोहराम पड़ गया। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियां, ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल दिए जाते, किसी की गाय छीन ली जाती, कितनों ही के तो खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती। जिसने खुशी से दिया उसका तो 10 रुपये में ही गला छूटा, और जिसने हीले हवाले किए, कानून भगाड़ा, उसे 10 के बदले 20, 30, यहाँ तक कि 40 भी देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने त्योरियां बदल कर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई असामी शिकायत करने नहीं आया, आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं? चक्रधर, उन्हें आपसे शिकायत करने को क्यों कर साहस हो सकता है? राजा, यह मैं नहीं मानता। जिसको किसी बात की अखर होती है वह चुप नहीं बैठा रहता। चक्रधर, तो आपसे कोई आशा न रखूं? मैं अपने कर्मचारियों से अलग तो कुछ नहीं।
चक्रधर ने इसका कुछ जवाब ना दिया। मुंशी जी राजभवन में इन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अपने लिए कुछ नहीं कहा? चक्रधर, अपने लिए क्या कहता, सुनता हूँ रियासत में बड़ा अंधेर मचा हुआ है। वज्रधर, यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर आसामियों को भड़काते रहते हैं। चक्रधर, हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि असामियों पर सख्ती न की जाए। आप लोगों ने इसका वादा भी किया था, फिर यह मारधाड़ क्यों हो रही है? वज्रधर, इसलिए कि असामियों से कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिसकी खुशी है दे, जिसकी खुशी हो ना दे। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। तुम आज ही अपने आदमियों को बुला लो। रियासत के सिपाही उनसे बेहतर बिगड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चले, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं, घर में सब कुशल तो है? चक्रधर, क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए और इन्होंने वही पुराना राग अख्तियार कर लिया। प्रजा से डंडों के जोर से रुपए वसूले किए जा रहे हैं और कोई फरियाद तक नहीं सुनता। और सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा, आप असामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी ना दे? नहीं तो ये लोग कैसे लेंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो असामियों को मना कर देती? मनोरमा, अवश्य, खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार, राजा के आदमियों को कोई एक पैसा भी ना दे। मैं राजा के आदमियों को इतना चिढ़वाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही ना लेते। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते, किसी के खफा हो जाने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जाता है। मनोरमा ने कहा। इस विषय पर फिर कोई बातचीत ना हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़ाकर चले तो उनके मन में यह प्रश्न हो रहा था कि क्या अब यहाँ मेरा आना उचित है। आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतस्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे थे जिन्हें यहाँ ना रहना चाहिए था। गद्दी के कई दिन पहले ही मेहमानों का आना शुरू हो गया और 3 दिन बाकी थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब ने कैंप में ही बाजार लगवा दिया था, वहीं रसद पानी का भी इंतजाम था। राजा साहब स्वयं मेहमानों की खातिरदारी करते, किंतु जमघट बहुत बड़ा था। 8 पैर हर बोंगसा मचा रहता। मेहमानों के आदर सत्कार की तो धूम थी और वे मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे भूखों मरते थे। काम लेने को सब थे पर भोजन को पूछने वाला कोई नहीं। चमार पहर रात रहे घास छीलने चले जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से पानी खींचना शुरू करते, मगर कोई उनका पुरसा हाल ना था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियां सुनाते क्योंकि उन्हें खुद बात बात पर डांट पड़ती थी। चपरासी सहते थे क्योंकि उन्हें दूसरे पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता। बिगाड़ उसे ना सहा जाता था इसलिए कि उनके आंतें जलती थी। दिन भर धूप में जलते, रात भर क्षुधा की आग में। असंतोष बढ़ता जाता था। ना जाने कब सब के सब जान पर खिल जाएं, हड़ताल कर दें। संध्या का समय था, तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारी हो रही थी। सिपाहियों की वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी गई कि सहसा मजदूरों के बाड़े से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हरसेवक हंटर लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी वज्रधर की आंखें मारे क्रोध के लाल हो रही थी। चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, घास तो रात ही को पहुंचा दी गई थी। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मांदे पड़े हुए हैं। मुंशी, बदमाश, झूठ बोलते हैं। अभी पोलो खेल होगा, घोड़े बिना खाए कैसे दौड़ेंगे? एक युवक ने कहा, हम लोग तो बिना खाए 8 दिन से घास दे रहे हैं, घोड़े क्या बिना खाए 1 दिन भी ना दौड़ेंगे? चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा, पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झटपट उसे 4-5 हंटर सड़ाप सड़ाप लगा दिए। नंगी देह चमड़ी फट गई, खून निकल आया। चौधरी ने ठाकुर साहब और युवक के बीच में खड़े होकर कहा, हुजूर, क्या मार ही डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा करनी चाहिए। राजा को दयावान होना चाहिए। किंतु ठाकुर साहब आपे से बाहर हो रहे थे।
एक चमार का यह हौसला कि उनके सामने मुंह खोल सके। वह हंटर तान कर चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी उस पर कई दिन का भूखा, खड़ा भी मुश्किल से हो सकता था। हंटर पड़ते ही जमीन पर गिर पड़ा। बाड़े में हलचल पड़ गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों ने मारे डर के खुरपी और रस्सी उठा ली और घास छिलने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगे। ठाकुर साहब ने तड़प कर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी। एक चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं, जान देने नहीं। एक तो भूखों मरे, दूसरे लात भी खाएं। हमारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है जिससे चाहे काम कराइए। हम घर जाते हैं। मुंशी, जिसने बाड़े के बाहर कदम रखा उसकी शामत आई, तोप से उड़ा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर भूत सवार था। बूढ़े चौधरी को उठाकर सब के सब एक गोल में बाड़े के द्वार की ओर चले। सिपाहियों को कवायद हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी कि बात ही बात में उन सब ने आकर बाड़े का द्वार रोक लिया। सभी कैंपों में खलबली पड़ गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। खबर सुनी तो तिलमिला गए। क्रोध से बावले होकर वह अपनी बंदूक लिए खेमे से निकल आए और कई आदमियों के साथ बाड़े के द्वार पर जा पहुंचे। चौधरी इतनी देर में झाड़ पहुंचकर उठ बैठा था। राजा साहब को देखते ही रोककर बोला, दुहाई दुहाई है महाराज की सरकार, बड़ा अंधेर हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सब पहले बाड़े के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर किसी ने बाड़े के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा। चौधरी, सरकार ने हमको काम करने के लिए बुलाया है या जान लेने के लिए? राजा, काम न करेंगे तो जान ही ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करें, खाने किसके घर में जाएं? राजा, क्या बेहुदा बातें करता है, चुप रहो। तुम सब के सब मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम नीच हो और नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। चौधरी, क्या अब हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहे और मुंह भी ना खोलें? अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है, क्या वह कुछ भी न्याय ना करेगी? अच्छा, तो तुझे सेवा समिति वालों का घमंड है? राजा ने कहा। चौधरी, हाँ है, वह हमारी रक्षा करती है, तो क्यों ना उनका घमंड करें? राजा साहब होंठ चबाने लगे। तो यह समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर मेरे हाथ कपट चाल चल रहे हैं। लाला चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, देखता हूँ वह क्या मेरा कर लेता है। इन मूर्खों के सिर से यह घमंड निकाल ही देना चाहिए। यह जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, उधर बाड़े में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमियों की सूरत देखकर जिनके प्राण पखेड़ उड़ जाते थे, वे इस समय निशंक और निर्भय बंदूकों के सामने मरने को तैयार खड़े थे। द्वार से निकलने का रास्ता ना पाकर कुछ आदमियों ने बाड़े की लकड़ियां और रस्सियां काट डाली और हजारों आदमी उधर से भड़बड़ाकर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी नदी बांध तोड़कर निकल रही है। उसी वक्त एक ओर से सशस्त्र पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवक साथ आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हड़तालियों में जान सी आ पड़ी, जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाता है। हजारों आदमियों ने घेर लिया। भैया आ गए, भैया आ गए की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु? चौधरी, भैया यह भी कोई पूछने की बात है, तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहाय हो। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास आए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। आप कुछ ना सुनेंगे तो पछताएंगे। चक्रधर ने कहा। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, दीन प्रजा के रक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। यह सारा तूफान अयोग्य कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। ये सभी आदमी इस वक्त झल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में न सूखेगा। यह सारा विस्तृत कैंप उस रक्त से सिंच जाएगा। उसकी लहरों के झोंके से यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर आ गिर पड़ेगी। सारी रियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपनी टेक पर अड़ना जानते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। बोले, इन लोगों को अगर कोई शिकायत थी तो मुझसे आकर कहना चाहिए। मुझसे ना कहकर इन लोगों ने हेकड़ी करनी शुरू की। रात घोड़ों को घास नहीं दी, इस वक्त भागे जाते हैं। यह घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर,
आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर दिया ही कब? आपको मालूम है कि इन गरीबों को एक सप्ताह से कुछ भोजन नहीं मिला। राजा, यह आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर एक मजदूर को इच्छापूर्ण भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, क्या बात है? हर सेवक, धर्म अवतार, आप इन महाशय की बातों में ना आइए, यह सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। मुंशी, दीन बंधु, यह लड़का बिल्कुल ना समझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लिया। राजा, मैं इसकी पूछताछ करूंगा। हर सेवक, हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर सरकश बना दिया है। यह लोग सबसे कहते फिरते हैं कि किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं, किसी को तुमसे बिगाड़ लेने का अधिकार नहीं। जमीन के मालिक तुम हो। जो जमीन में से बीज उगाए वही उसका मालिक होता है। राजा तो तुम्हारा गुलाम है। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूँ, बल्कि उसके गुलामों का भी गुलाम हूँ। हर सेवक, हुजूर, मैं इन लोगों की बातें कहाँ तक कहूँ? कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उसका संसार में कोई काम नहीं। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवा करता क्या हूँ? चक्रधर ने झुंझलाकर कहा, मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन राजाओं की जरूरत ना रहेगी उस दिन उनका अंत हो जाएगा। राजा, मैं तो बुरा नहीं मानता। आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो और लोग ना कहते हों। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर यह विपत्ति ही ना आती। राजाओं की यह पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दे। वह राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार ना पहुंचने पाए आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा, किसी तरह नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए, जीता जिंदा चुनवा देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी है। चक्रधर यह व्यंग ना सह सके। उनकी स्वाभाविक शक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सिर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी यह अनुमान ना किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्दी इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक तो व्यंगों से चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्म स्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। डपट कर बोले, अच्छा अच्छा बाबूजी, अब अपनी जबान बंद करो। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धूल है। मुझे अधिकार है कि उसके साथ जैसा उचित समझूं सलूक करूं। किसी को हमारे और हमारी प्रजा के बीच में बोलने का हक नहीं। अब आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए और फिर कभी मेरी रियासत में कदम ना रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़े। जाइए। मुंशी वज्रधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपा दृष्टि ने इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों की सोहबत में बैठने का मौका तो मिला नहीं, बात करने की तमीज कहाँ से आएगी? लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे, उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्श पर मिटने वाले। वह राजा साहब के उद्दंड शब्दों से जरा भी भयभीत नहीं हुए। तने वे सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से ये शब्द निकालते शर्म आनी चाहिए थी। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे मैं प्रजा को अपने पास बेरोक टोक आने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले हैं। आप कहते थे मेरे कर्मचारी उनकी और टेढ़ी निगाह से भी देखेंगे तो उनकी शामत आ जाएगी, और आज कह रहे हैं प्रजा मेरे पैरों की धूल है। राजा साहब कहाँ तो क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे, कहाँ यह लगती हुई इस बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है, मगर एक क्षण में राजा साहब सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया। अकड़ कर बोले, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। चक्रधर, जब तक आप इन आदमियों को जाने ना देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। उनमें से अगर एक भी हिला तो उसकी लाश जमीन पर गिरेगी। चक्रधर, तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि उन्हें यहाँ से हटा ले जाऊं। यह कहकर चक्रधर मजदूरों की ओर चले। राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें रोक न सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उन पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद वहीं ठंडे हो जाते, मगर कुशल हुई। कुंदा पीछे में लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5000 आदमी बाड़े को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों के कैंप की ओर चले। रास्ते में जो कर्मचारी उन्हें मिला उसे पीटा। मालूम होता था कैंप में लूट मच गई। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। दर्शकगण अपनी धोतियां संभालने कर भागते नजर आने लगे।
चारों तरफ भगदड़ पड़ गई। जितने बेफिक्रे, शोहदे, लुच्चे और तमाशा देखने आए थे वे सब उपद्रवकारियों में मिल गए। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या दुगनी हो गई। राजा रईस अपनी वासनाओं के सिवा किसी का गुलाम नहीं होता। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वे किसी नियम को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते और फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह या शाम कोई मीठी नींद के मजे लेता है तो कोई गाना सुनता है, कोई स्नान ध्यान में मग्न था और लोग तिलक मंडप जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी तो कहीं कवित्व चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई लेटर नौकरों से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्वहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता, ना जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता। हिंदू राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेलकर लौटे थे। उन्होंने जो यह हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह न की, उसे अपनी संख्या का बल था। जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो, आज ही दिल के हौसले निकले हैं। जय हनुमान। एक मजदूर, बड़े आओ, अब मार लिया, आज ही तो। उसके मुंह की बात भी पूरी ना हो पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ गई। कई आदमियों के साथ नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण को सबके पैर रुके, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। समस्या थी कि आगे जाए या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ दी, बड़े चलो, जय दुर्गा माई। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ वह आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों को ना मालूम था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। समझ रहे कि इसी कैंप से आ रही हैं। अब शिकारी लोग बढ़ाए थे और साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब लोग गोली चला रहे हैं, चलो उन्हीं सबों के पथे। मुर्गी के अंडे खा खा कर खूब मोटाए हुए हैं। वे अंग्रेजी कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक पहुंचे। अंग्रेज योद्धा जो अभी तक मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल के सामने एकदम फीके भागे नजर आने लगे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई आशा नहीं थी। इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान किया। सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू किए। यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया, दूसरे की बाँह टूटी। केवल 3 आदमी रह गए। वहीं इन आदमियों को रोक रखने के लिए काफ़ी थे, लेकिन उनके पास अब कारतूस भी नहीं रहे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जा गए। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से लार टपक रही थी। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर बोला, बस बस, क्या करते हो? ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो? लोगों ने चकित होकर देखा तो वे चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, कोई एक कदम ना आगे ना बढ़े, खबरदार। मजदूर, यारो बस एक हल्ला और हम फिर कहते हैं अब एक कदम आगे ना बढ़िए, चक्रधर ने कहा। जिले के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपका सिफारिश करेगा। एक मजदूर, हमारे 100 जवान भून डाले तब आप कहाँ थे? यारो क्या खड़े हो, बाबूजी का क्या बिगाड़ा है? हमारे तो हम गए हैं ना, मारो बढ़ के। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी लाश को पैरों से कुचलकर तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, बहुत सताए गए, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं है। मजदूर, भैया तुम संत 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 क्या बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है? हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है। क्या हम ही शांत बैठे रहें? शांत रहने से तो और भी हमारी दुर्गत होगी। हमें शांत रहना मत सिखाओ, हमें मरना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे। चक्रधर, अगर आपकी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार होता भी है तो आत्मा की हत्या न करेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफ़ी तो ना दिला सकोगे। मिस्टर जी, हम किसी को सजा न देंगे। चक्रधर, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह। अभी तक तुम्हारा दामन खूनों की छींटों से पाक है, उसे पाक रखो।
ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, कलंकित मत करो उसे। मजदूर, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर पर से ना उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है, लौट जाते हैं, आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक मजदूर भी ना रह गया। इन आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच से चले आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाती हैं, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप से अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ कुछ गिने गिनाए आदमी उनके सामने चुपचाप खड़े, मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे थे। अंधेरा छा गया, घायलों के कराने की आवाज़ें आ रही थी। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठाते उठाते सुरलोक सिधारे, कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र भी करने लगे। एकाएक कई सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम है जिम साहब का हुक्म है। वहाँ कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकल रही है। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रख के कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे कोने में खड़े थे। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि यह सब तुम्हारी शरारत है। चक्रधर ने आवेश में आकर कहा, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें सर्वत्र अंधे अमलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य बने, मनुष्य की भांति संसार में वे रहें, उन्हें अपना कर्तव्य समझाते हैं। जिम, तुम्हारे उपदेश का यह नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काता। चक्रधर, यहाँ उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहाँ से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया जाता तो यह नौबत कभी ना आती। राजा, हमें परंपरा से बिगाड़ लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप आसामियों को बिगाड़ देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आपके ऊपर है। चक्रधर, कोई अन्याय केवल इसलिए नहीं मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए। जिम, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम डेंजरस आदमी। राजा, हुजूर, मैं इनके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह प्रतिज्ञा लिखाना चाहता हूँ कि यह अथवा इनके सहकारी लोग मेरी रियासत में ना जाए। चक्रधर, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दीनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वह दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इजलास में पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी और बोले, हुजूर, यह गुलाम का लड़का है, हुजूर इसको माफ़ करें। मिस्टर जिम, ओ तहसीलदार साहब, यह तुम्हारा लड़का है, तुमने इसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पालो, हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। राजा, बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, हाँ इतना चाहता हूँ कि फिर हंगामे ना खड़े हों। चक्रधर, राजा साहब क्षमा कीजिएगा, जब तक असंतोष के कारण दूर ना होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी और फिर होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष अणुमात्र भी कम ना होगा जिससे प्रजा का जीवन असहनीय हो गया। असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते, हाँ कायर जरूर बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे न आपकी कीर्ति होगी, न ईश्वर प्रसन्न होंगे, न स्वयं आपकी आत्मा तुष्ट होगी।